एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4। तो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है क्लास 6 की, उसका ये 4th चैप्टर है, आरंभिक नगर। तो दोस्तों, मानव इतिहास की कहानी कैसे आगे बढ़ी, ये हमने पिछले 3 चैप्टर्स में कवर किया था। तो आपने देखा होगा कि कैसे जो है आरंभिक मानव था, वो कैसे उसका जीवन कैसा था, और कैसे उसने जानवरों को पालतू बनाया, खेती करना कैसे सीखा, और उसने रहने बसने की जो है आदत कैसे बनाई, एक जगह रुकने की। तो ये सब बहुत ही दिलचस्प कहानी हमने अब तक जानी है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कुछ आरंभिक नगर, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे और पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, एक बार समझ लेने के बाद, मैं आपको इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो अगर नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली है, और वहाँ पर बाद में हम उसे अपलोड कर देंगे। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी जानते हैं भाई, क्या कहानी है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो आप जानते हैं 1853 में रेल चली भारत में। तो लगभग 100 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। तो पूरा स्थल मिला कैसे, तो ये यहाँ पे समझते रहिए। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा पूरा स्थल है कहाँ, पाकिस्तान में है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, क्योंकि उनको रेलवे लाइन बिछानी थी। तो उन्होंने सोचा कि इस खंडहर को खोद लेते हैं, इससे हमें ईंटें मिल जाएंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, ठीक है, जबकि वो ईंटें कहाँ से थी, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें थीं। उनके उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ एक चीज़ समझ में आई कि भाई, कोई भी चीज़ प्राप्त हुई, मतलब उसको कह दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की ये चीज़ें हैं, ठीक है। और चूंकि इस नगर की, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, तो इसके बाद जो भी चीज़ें वहाँ पर मिली गई, तो उसको कह दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता की इमारतें या हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया। और ये कितने वर्ष पुराने हैं, लगभग 4700, 4700 साल पुराने हैं ये शहर, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के शहर। ओके, इन नगरों की विशेषता क्या थी, तो इसके बारे में जान लीजिए। इन नगरों में से कई कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। तो क्या कहा, ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा, नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थीं कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के दुर्ग के कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो ये याद रखना है कि इसके चारों ओर जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, उसके चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। इसके बाद है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये मैप है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है
ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, तो ये चीज़ें मिली और ये कुछ स्थान हैं। ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सोतका को है, चौंदड़ो है, धौलावीरा है, ये सब चीज़ें जो आप आगे पढ़ेंगे। ये लोथल है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा यहाँ पर है। ठीक है, तो चित्र भी देखते रहिए, इससे चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये महान स्नानागार, इसी को कहा गया मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। तो इसमें आप देख सकते हैं चारों ओर इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं और इसके चारों ओर कमरे थे, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो यानी कुछ भवन कैसे थे जो 2 मंजिले भी थे उसके घर। तो ये याद रखना है आपको। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी बीच में आंगन होता था और चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, यानी हर घर में एक स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो हालांकि ये 4700 साल पुराने शहर की कहानी है, लेकिन एक चीज़ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उस समय के लोग कितने जागरूक थे, कितने जिम्मेदार थे कि नालियों को ढक कर रखते थे। ठीक है, बाद में वो बड़े नालों से मिल जाया करती थी और ढकी हुई नालियाँ होती थी। तो कितने बुद्धिमान थे वो लोग। अब है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर, तो उद्योग स्थल किसको कहते हैं ये हम लोगों ने पहले चैप्टर या शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। मतलब उद्योग स्थल जहाँ पर औजार हथियार बनाए जाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कुआं है, इस तरीके के कुएं थे। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये देखिए नाला दिख रहा है यहाँ पे। एक कुआं, हड़प्पा की एक मोहर बाईं ओर, ये देखिए हड़प्पा की मोहर है। ठीक है, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि है। ये लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यहाँ प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। तो वो लोग पढ़े लिखे थे, इस लिपि में लिखते थे, लेकिन खैर पढ़ा नहीं जा सका उसको। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये सब खिलौने पक्की मिट्टी के हैं। इसके बाद है नगर और नए शिल्प। अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो किन किन चीज़ों से? तो इसका मतलब सोने, चांदी और तांबे और इन सब चीज़ों से बनाई गई थी धातुओं से चीज़ें। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, कि सोने और चांदी से बनाए जाते थे बर्तन। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक हैं। तो बाँट इस तरीके के होते हैं जैसे ये यहाँ पे हैं, पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था।
इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है। और मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निनियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर बन के बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ठीक है। और फिर है मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो यहाँ पर है। ठीक है। और उसमें उससे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इसका मतलब जो तकलियाँ मिली हैं उससे क्या पता चलता है कि सूत काता जाता था उस समय। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है। और जो अभी चित्र ऊपर हमने देखा था, इसका चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। दक्ष मतलब कुशल थे। फेयंस, संग पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, मतलब दूसरे जगहों से मंगाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से और पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ओके। इसके बाद है ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, यानी हल का प्रयोग होने लगा था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में, मवेशियों यानी जानवरों की तलाश, चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसके बाद है गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। तो कहाँ है? गुजरात में कच्छ इलाके में।
वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बाँटा गया था। इसके नगर हर हिस्से इसके नगर इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी यानी छोटी नदी के किनारे बसा लोथल नगर, ठीक है, ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, इसको कहते हैं मोहरबंदी, ये मिले हैं। तो लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये है भैया लोथल का बंदरगाह उस समय का। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी जब भी कोई डिब्बों में पैक करके कोई चीज़ भेजी जाती थी तो उस पर मुहर लगा दी जाती थी। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। जैसा कि आजकल भी मोहरें ऐसी लगाई जाती हैं डाकघरों में, आपने देखा होगा। सभ्यता के अंत का रहस्य, तो ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई इसके बारे में जान लेते हैं। लगभग 3900 यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 6 और 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है मिस्र के बारे में, तो ये भी पढ़ लो, एक छोटा सा ही है। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, धांतीदांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, ठीक है। तो ये था चैप्टर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उपयोगी शब्द कौन कौन से हमने देखे, ये सब चीज़ें देखी। और महत्वपूर्ण तिथियाँ, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले आज से। नगरों का आरंभ कब हुआ? आज से 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? लगभग 2500 साल पहले। तो ये सब हम लोगों ने शुरू के चैप्टर जो दूसरा तीसरे चैप्टर में भी देखा था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चैप्टर अच्छा लगा होगा आपको, और जल्दी हम अगला चैप्टर भी अपलोड कर देंगे।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।